हाँ जी, नमस्कार। मैं राकेश चौधरी आपका यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख साहित्य के प्रकार एवं प्रमुख साहित्यिक संस्थाओं के बारे में। साहित्य के प्रकारों की बात करें तो जो साहित्य हमारा लिखा गया राजस्थान का, वो कई प्रकार से लिखा गया है, यानी कि उनके कई प्रकार हैं और कई ऐसे तरीके की, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरीका लिखने का, उसको ही एक तरीके से प्रकार मान लिया गया। यानी कि सबसे हम पहले बात करते हैं ख्यात की। यानी कि ख्यात का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संस्कृत से लिया गया है, जिसमें संस्कृत में उसको ख्याति कहा गया है। ख्याति का मतलब होता है लोकप्रियता। अब हमारे जितने भी राजा महाराजा हुए राजस्थान के अंतर्गत, उन सभी ने अपनी स्वेच्छानुसार अपने अपनी कहानियां, अपने अपने अनुभव, अपने अपने युद्ध और वीरताओं की कथाओं को संग्रहित करवाया। मुख्य रूप से जो ख्यात होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो संलग्न ख्यात होती है, जिसके अंतर्गत यानी कि क्रमानुसार वर्णन किया जाता है किसी वंश का या महापुरुषों का, क्रम के अनुसार ही उनका वर्णन किया जाता है, उसको बोला जाता है संलग्न ख्यात। एक होती है वात, उसमें इतिहास की छोटी मोटी घटनाओं का अलग अलग तरीके से वर्णन किया जाता है, उसको बोला जाता है आपके वात। क्या बोला जाता है? वात। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं अपन ख्यात से, यानी कि साहित्य के प्रकार। सबसे पहले हम बात करेंगे ख्यात की। ख्यात जो होती है दोस्तों, वो आपके संस्कृत के संस्कृत के ख्याति से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है लोकप्रियता। क्या होता है? लोकप्रियता। आगे बात करें इसके प्रकार की, तो ख्यात के अगर हम प्रकार की बात करें तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक होती है संलग्न ख्यात, संलग्न ख्यात। दूसरी होती है आपकी वात संग्रह। संलग्न ख्यात की बात करें तो इसमें इतिहास का इतिहास का क्रमानुसार वर्णन वर्णन मिलता है। और बात संग्रह की बात करें तो इसमें इतिहास की छोटी बड़ी घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित सम्मिलित किया जाता है। करिए नोट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बीकानेर। बीकानेर बीकानेर राठौ राठौड़ा 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 रिख्यात। बात संग्रह की बात करें तो इसमें हो जाएगी आपकी नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात। इस तरीके से हम इनको
डिवाइड करते हैं। किसको? ख्यात को। एक तो हो जाती है संलग्न ख्यात, एक हो जाती है आपके बात संग्रह, जिसमें इतिहास की छोटी बड़ी घटनाओं को, अलग अलग घटनाओं का वर्णन होता है। और संलग्न ख्यात के अंदर इसमें इतिहास का ही क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वात की। मैंने अभी बताया वो थी बात, और ये है वात, जिसको कहा जाता है आम जनमानस में कहानी। वात को क्या कहा जाता है दोस्तों? कहानी कहा जाता है। इसमें क्या होता है आपके, इसके अंतर्गत बात करें तो इसमें ऐतिहासिक व पौराणिक पात्र एवं उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। यानी कि जो ऐतिहासिक पात्र जो होते हैं हमारे, उनका वर्णन किया जाता है। कहानी जो सुनता है उसको, सुनने वाले को हुंकार देता है। यानी कहानी जो सुनने वाला होता है उस वो हुंकार देता है इसके अंतर्गत। और बात जो होती है आपकी, गद्य और पद्य दोनों में होती है, एवं गद्य पद्य में भी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं गद्य और पद्य एवं गद्य और पद्य तीनों के अंतर्गत क्या होती है? हमारी बात होती है। इसको अपन कहानी बोलते हैं आम जनमानस मानस में। तो देखते हैं इसमें ऐतिहासिक एवं पौराणिक पौराणिक उपलब्धियों का वर्णन होता है। बात करें पात्र की तो कहानी सुनने वाला सुनने वाला हुंकार देता है, हुंकार देता है। क्या देता है? हुंकार देता है। तो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें तो अमर सिंह रावरी वात प्रसिद्ध है आपकी। वात जो संग्रह होता है, वात संग्रह गद्य पद्य एवं गद्य पद्य तीनों के अंतर्गत होता है। तीनों के अंतर्गत होता है। ये बात भी याद रखनी है। यानी कि बात जो संग्रह होता है आपका, गद्य में भी होता है, पद्य में भी होता है, और गद्य पद्य में भी होता है। जो कह सकते हैं अपन अमर सिंह रावरी बात, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं दवावेत की। किसकी दोस्तों? दवावेत। ये इंपॉर्टेंट है। दवावेत की बात करें तो दवावेत जो आपका काव्य संग्रह है, ये आपका उर्दू और फारसी, इसके अंतर्गत उर्दू एवं फारसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। किसका? उर्दू और फारसी का, जिसमें जिन शब्द मतलब उर्दू और फारसी शब्दावलियों का जिसमें प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है दवावेत। क्या कहा जाता है? दवावेत कहा जाता है मुख्य रूप से। और इसमें दोहों के माध्यम से प्रशंसा की जाती है। यानी किसी भी महापुरुष की इसमें दोहों के माध्यम से प्रशंसा की जाती है। किसके माध्यम से? दोहों के माध्यम से। तो यही देखते हैं अपन
इसका संकलन, इसके संकलन में, इसके संकलन में उर्दू एवं फारसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, किसका? उर्दू और फारसी शब्दावलियों को प्रयोग किया जाता है। दोहों के माध्यम से प्रशंसा की जाती है, किसके अंतर्गत? दवावेद के अंतर्गत। जैसे राजा जयसिंह री दवावेद। करिए नोट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वचन का। इसके अंतर्गत दोस्तों, वचनका के अंतर्गत यानी कि किसी महापुरुष या उसकी वंश की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है, वंशावलियों का वर्णन किया जाता है। किसके अंतर्गत? वचनका के अंतर्गत किसी महापुरुष या राजवंश की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। इन ग्रंथों में अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा देखने को मिलती है। यह एक तुकांत गद्य पद्य रचना है, जैसे कि अचलदास खींचीरी वचन का। कह सकते हैं किसी महापुरुष या राजवंश की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसके अंतर्गत राजस्थानी अपभ्रंश भाषा देखने को मिलती है, जैसे कि अचलदास खींचीरी वचन का। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अचलदास खींचीरी वचन का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन विगत की हम बात करें तो विगत के अंतर्गत यानी कि किसी राजवंश की सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन किया जाता है। किसका? सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन किया जाता है। किसके अंतर्गत? विगत के अंतर्गत। जैसे कि आपके है मारवाड़ परगनारी विगत करते हैं इतिहास की आर्थिक
सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। मिलती है किसके अंतर्गत? विगत के अंतर्गत। जैसे कि आपके हो जाएगा मारवाड़ रा परगना री विगत। इसके अंतर्गत मारवाड़ जो राजघराना हुआ उसकी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। किसके अंतर्गत? मारवाड़ रा परगना री विगत। यानी कि विगत कहा जाता है जिसमें इतिहास की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की हमें जानकारी मिलती है, उसको क्या कहा जाता है? विगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विगत कहा जाता है। करिए नोट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पर्ची। पर्ची की अगर हम बात करें तो ये जो होती है आपकी, यानी कि जो साधु महात्मा होते हैं हमारे, उनकी जो उनका जो इतिहास होता है उसका जो लेखांकन किया जाता है, यानी कि साधु महात्माओं का जो उनकी उपलब्धियों का जो लेखांकन किया जाता है उसको कहा जाता है पर्ची। कह सकते हैं अपन एक तरीके से, यानी कि जो उनका पूर्ण रूप से जो जीवन परिचय होता है उसको क्या कहा जाता है? यानी कि आपके पर्ची कहा जाता है। तो ये बात याद रखनी है। पर्ची किसे कहा जाता है? यानी कि साधु महात्माओं के जीवन परिचय को क्या कहा जाता है? पर्ची कहा जाता है। ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो कि पर्ची क्या होती है? यानी कि साधु महात्माओं के जीवन परिचय को क्या कहा जाता है? पर्ची कहा जाता है। तो अपन लिखेंगे साधु महात्माओं के, साधु महात्माओं का जीवन परिचय, जीवन परिचय पर्ची कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? साधु महात्माओं का जीवन परिचय क्या कहलाता है? पर्ची कहलाता है। जैसे हम बात करें पाबूजी री पर्ची। करिए नोट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रकाश। नाम से ही पता चल रहा है, यानी किसी व्यक्ति विशेष या किसी वंश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना क्या कहलाता है? हमारा प्रकाश कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष या किसी वंश की, किसी वंश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना, प्रकाश प्रकाश कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति विशेष या किसी वंश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। जैसे कि आपको हो जाएगा राज प्रकाश, राज प्रकाश क्या हो जाएगा? राज प्रकाश। महायश प्रकाश लिख लो एक और, महायश प्रकाश, महायश प्रकाश। करिए नोट।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन मर्ष्या। मर्ष्या क्या होता है? तो मर्ष्या जैसे कि मर और शा यानी कि किसी व्यक्ति का मरने के बाद में यशोगान करना, उसकी मृत्यु के पश्चात उसका यशोगान करना क्या कहलाता है? मर्ष्या कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। किसी किसी की मृत्यु पश्चात उसकी उपलब्धियों उपलब्धियों का यशोगान 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 करना, किसी की मृत्यु के पश्चात तो उसकी उपलब्धियों का यशोगान करना क्या कहलाता है आपके? मर्ष्या कहलाता है। जैसे राणे जगपत राव मर्ष्या, क्या हो जाएगा? राणे जगपत राव मर्ष्या, ये हो जाएगा आपकी। करिए नोट। तो राजा की कीर्ति हो जाएगी। आगे बात करते हैं अपन रासों की। हम सभी को पता है कि एक ग्रंथ बहुत प्रचलित है और बहुत प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज रासो है। तो ये वही है, यानी कि किसी महापुरुष की वीरता, युद्ध कौशल आदि का वर्णन करना क्या कहलाता है आपका? रासो कहलाता है। यानी कि जिसके अंतर्गत किसी का किसी की युद्ध, वीरता एवं शौर्य का वर्णन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? रासो कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं रासो के अंतर्गत इसमें युद्ध, वीरता एवं शौर्य का विस्तृत वर्णन किया जाता है। किसमें? रासो के अंतर्गत। जैसे पृथ्वीराज रासो किसने की थी रचना इसकी? चंद्र वरदाई ने। करिए नोट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रूपक। रूपक की बात करें तो किसी व्यक्ति विशेष की यानी कि उसकी आप स्वरूप को दर्शाते हैं इसके अंतर्गत। यानी किसी व्यक्ति विशेष के स्वरूप को दर्शाना काव्य रूप में क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। जैसे कि आपके गज गुण रूपक, राज रूपक, ये आदि किससे संबंधित है? रूपक से संबंधित है। यानी कि किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के किसी किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाना। जैसे कि गज गुण रूपक, सेकंड है आपका राज रूपक, करिए नोट। नेक्स्ट बात करते हैं
श्लोका। श्लोका जो होते हैं दोस्तों, ये आपके आमजन के आमजन द्वारा, जो आमजन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके द्वारा लिखे जाते हैं। क्या श्लोका? तो हम कह सकते हैं आमजन में आमजन में पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाते हैं? श्लोका कहलाते हैं। यानी कि आमजन में पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाते हैं आपके? श्लोका कहलाते हैं। जैसे कि हो जाएगा अजमाल जीरा श्लोका, जैसे कि आपका अजमाल जीरो श्लोका, अजमाल जीरो श्लोका क्या हो जाएगा? अजमाल जीरो श्लोका हो जाएगा। आप करिए नोट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वेली। वेली की अगर हम बात करें तो यह आपके छंद रूप में लिखी जाती है। कैसे छंद रूप में लिखी जाती है? यानी कि विभिन्न आपके धार्मिक और ऐतिहासिक यानी कि उपलब्धियों का इसमें वर्णन किया जाता है। किसके अंतर्गत? वेली के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि विभिन्न धार्मिक ऐतिहासिक विषयों पर यह लिखी गई छंद रूप की कृतियां होती हैं। कैसी होती हैं? विभिन्न विभिन्न धार्मिक विभिन्न धार्मिक एवं ऐतिहासिक ऐतिहासिक विषयों पर लिखी गई विषयों पर लिखी गई लिखी गई छंद रूप में रचना है। छंद रूप में रचनाएं होती हैं। रचना है। जैसे कि वेली वेली कृष्ण रुक्मणी क्या हो जाएगी? वेली कृष्ण रुक्मणी। करिए नोट। अब बात करते हैं अपन प्रमुख साहित्यिक संस्थाओं की। प्रमुख साहित्यिक संस्थाएं। कौन सी प्रमुख साहित्यिक संस्थाओं के बारे में बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे यानी कि राजस्थान साहित्य अकादमी की। राजस्थान साहित्य साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है आपके? उदयपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति अकादमी। राजस्थानी भाषा एवं राजस्थानी भाषा एवं साहित्य राजस्थानी भाषा एवं साहित्य राजस्थानी साहित्य
एवं संस्कृति अकादमी, संस्कृति अकादमी ये कहाँ है आपकी? बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 आपकी राजस्थानी सिंधी भाषा अकादमी। राजस्थानी सिंधी भाषा अकादमी ये कहाँ स्थित है आपकी दोस्तों? जयपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन राजस्थानी राजस्थानी संगीत नाटक अकादमी ये कहाँ है आपकी? जोधपुर में। अगर संस्थान की बात करें, राजस्थान राजस्थान संगीत नाटक संस्थान, तो ये हो जाएगा आपका जयपुर। कहाँ हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। राजस्थान संगीत नाटक संस्थान, करिए नोट इनको। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी आपकी बीकानेर, राजस्थानी सिंधी भाषा अकादमी जयपुर, और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, राजस्थान संगीत नाटक संस्था जयपुर। नेक्स्ट बात करें राजस्थानी ब्रज ब्रज भाषा अकादमी, यह है आपकी जयपुर। राजस्थानी उर्दू भाषा अकादमी ये भी कहाँ है आपके? जयपुर में स्थित है। राजस्थानी अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है आपके? टोंक में। करिए नोट। हिंदी भाषा प्रचार समिति ये कहाँ है आपकी? बीकानेर में। करिए दोस्तों नोट इसको। नेक्स्ट बात करते हैं अपन और राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है आपके? बीकानेर में। नेक्स्ट बात करें अपन भवानी नाट्य शाला ये कहाँ है आपकी? तो झालावाड़ में। करिए नोट। राजस्थान राजस्थानी
पंजाबी भाषा अकादमी, ये है आपकी श्री गंगानगर में। करिए नोट। नेक्स्ट है राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान, ये हो जाएगा आपका जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। यानी कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है आपका? बीकानेर में। भवानी नाट्यशाला आपकी झालावाड़ में। राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान, ये हो जाएगा आपका जोधपुर में। तो ये प्रमुख आपकी कला एवं साहित्य की संबंधित संस्थाएं थी जो मैंने आपको अभी नोट करवाई। ये सारी इंपोर्टेंट है, एग्जामिनर हर बार यहीं से पूछता है प्रश्न, इन्हीं में से प्रश्न बनता है। कई बार ऐसा होता है कि इनकी डेट पूछ लेता है, लेकिन अधिकतर वो यही पूछता है कि कौन सा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि मतलब कौन सा संस्थान या कौन सी अकादमी किस जिले में स्थित है। तो ये मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं चीजें, तो ये आपको याद रखनी है। चलिए, इसी के साथ में क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।